एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। अब हम आज पढ़ने वाले हैं सैम्पलिंग थियरम। तो सैम्पलिंग थियरम में बेसिक स्टेट कर देता हूँ, आपने थियरम पढ़ रखी होगी। मैं कुछ इंपॉर्टेंट फोरियर ट्रांसफॉर्म्स और फोरियर सीरीज आपने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, उनको यहाँ पे नोट डाउन करोगा, उसका डायरेक्टली कैसे लिखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको सैम्पलिंग थियरम में अगर पता है तो आप इजीली बता सकते हो सैम्पलिंग थियरम के क्वेश्चन इजीली। और किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैं सीधे क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करूंगा और गेट के क्वेश्चन उठा के हम सारे करेंगे। वहाँ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं तो ऑलमोस्ट सारे टाइप आपके कवर हो जाएंगे। अगर उनको आपने कर लिया तो आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ईजिली कर सकते हो। तो आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी सिग्नल को हम क्या करते हैं, सैंपल करते हैं। सैम्पलिंग हम अगर किसी सिग्नल की करते हैं तो क्या होता है, हम नॉर्मली डेल्टा डिरैक सैम्पलिंग करते हैं। डिरैक डेल्टा फंक्शन के एक इंपल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, अब कोई एनालॉग सिग्नल आपका है, मान लो 0 से लेके t1 टाइम तक, तो उसमें इनफाइनाइट सैंपल हैं 0 से t1 टाइम में, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस डोमेन में तो इनफाइनाइट सैंपल्स हैं। तो कंप्यूटर से जब हम इसको प्रोसेसिंग करते हैं तो इसकी प्रोसेसिंग करना थोड़ा सा टफ होता है। तो हम इसीलिए क्या करने जाते हैं, हम इसकी सैम्पलिंग करते हैं। हम इसके कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स लेते हैं, इस तरह से उस फाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल को सेलेक्ट करते हैं ताकि हम उन नंबर ऑफ सैंपल से ओरिजिनल एक्सटी को बाद में जनरेट भी कर पाएं। तो हम फाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स लेते हैं और सैंपल्स लेने के लिए हम क्या करते हैं, उसको एक इंपल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि अगर एक्स ऑफ टी है आपका सिग्नल, एक कोई सपोज दिस इज गिवन सिग्नल, तो मैं ब्रीफ कर देता हूं, ये आपने पढ़ा होगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, आपने पढ़ा था अगर एक्स टी, जब मैंने डेल्टा फंक्शन बढ़ाया था, डेल्टा ऑफ टी माइनस टी नॉट अगर मैं कर दूं, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे ये आता था एक्स ऑफ टी नॉट इंटू डेल्टा ऑफ टी माइनस टी नॉट। क्योंकि डेल्टा टी माइनस टी नॉट एक ही पॉइंट टी इज इक्वल टू टी नॉट पे एग्जिस्ट करता है, तो ये प्रोडक्ट एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा। तो ये आपकी सैम्पलिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेल्टा फंक्शन भी है। तो ये बेसिकली क्या आ गया, यहां पे अगर टी नॉट पॉइंट है तो ये वैल्यू आपकी यही तो है, एक्स ऑफ क्या टी नॉट। तो आपने एक्स टी का सैंपल ले लिया किस पे, टी इज इक्वल टू टी नॉट पे बाय मल्टीप्लाइंग दिस। इसी तरह से अगला सैंपल मुझे टी वन पे लेना है तो डेल्टा टी माइनस टी वन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। एक सैंपल मुझे यहां पे लेना है किस पे, टी इज इक्वल टू टी टू पे, टी इज इक्वल टू माइनस टी टू पे, तो मैं डेल्टा ऑफ टी प्लस टी टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा एक्स ऑफ टी डेल्टा ऑफ टी प्लस टी टू। तो यहां से आ जाएगा एक्स ऑफ माइनस टी टू डेल्टा ऑफ टी प्लस टी टू। जहां पे डेल्टा फंक्शन एग्जिस्ट करता है ये प्रोडक्ट वहीं पे, तो वहां पे उस सैंपल की बेसिकली आपके क्या आ जा रही है, उस सिग्नल के सैंपल की वैल्यू आ जा रही है उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे डेल्टा फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो आप हम करते क्या हैं इसमें, हम ये क्यों कर रहे हैं, बेसिकली ध्यान से देखो, हम अगर यहां से यहां इस सिग्नल को कंसीडर करें एक्सटी सिग्नल को, तो इसमें इनफाइनाइट सैंपल्स हैं, हर पॉइंट पे इनफाइनाइटली स्मॉल पॉइंट्स हैं, बहुत सारे सैंपल्स हैं, उसको प्रोसेस करना टफ होता है। इसीलिए हमने क्या किया, कुछ सेट ऑफ नंबर ऑफ सैंपल्स ले लेंगे। इतने नंबर ऑफ सैंपल्स होने चाहिए ताकि हम उसको क्या कर पाए, उन सैंपल से उसको रिकंस्ट्रक्ट कर पाए। अगर मैं ये और ये सैंपल बहुत दूर लूंगा तो इसको कैसे ज्वाइन करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर मैं सैंपल थोड़ा पास पास लूंगा, थोड़ा पास पास लूंगा, तो क्या होगा, मुझे इसको रिकंस्ट्रक्ट करना, इसको ज्वाइन करके फिर से वही एनालॉग सिग्नल बनाना इजी हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो हम यहां पे एक यूनिफॉर्म सैंपलिंग करते हैं। यूनिफॉर्म सैंपलिंग का क्या मतलब होता है कि पहला अगर t इज इक्वल टू टी जीरो पे सैंपल लिया एक्स का, तो अगला मैंने t इज इक्वल टू टी एस पे लिया, अगला फिर कहां लूंगा, t इज इक्वल टू टू टी एस पे, अगला कहां लूंगा, t इज इक्वल टू थ्री टी एस पे, अगला कहां लूंगा, t इज इक्वल टू फोर टी एस पे, पीछे कहां लूंगा, माइनस टी एस पे। तो जो सैंपलिंग इंटरवल है उसको आपने फिक्स कर दिया कि हर टीएस टाइम बाद आप सैंपल ले रहे हो। तो आप हर टीएस, अब मैं मान लेता हूं टीएस इज सैंपलिंग इंटरवल। यूनिफॉर्म सैंपलिंग में करने जा रहा हूं, नॉर्मली यही आपको आता है, टीएस इज सैंपलिंग इंटरवल। अगर ये सैंपलिंग इंटरवल है तो जो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी होती है एफएस, मतलब टीएस टाइम में आप एक सैंपल ले रहे हो, हर टीएस टाइम बाद एक सैंपल ले रहे हो, तो एक सेकंड में आप कितने सैंपल लोगे। अगर टीएस टाइम में एक सैंपल, तो एक सेकंड में कितने सैंपल हो जाएंगे, 1/ts सैंपल्स, 1/ts सैंपल्स पर सेकंड। इसी को कहते हैं सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी एफएस। तो जैसे 1/t होता है फ्रीक्वेंसी, वैसे यहाँ सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी एफएस आ गई 1/ts। ये गिवन हमेशा होता है कि 1000 सैंपल्स पर सेकंड, 2000 सैंपल्स पर सेकंड, दिस इज कॉल्ड एज सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी। कितने सैंपल आप एक सेकंड में ले रहे हो, अगर टीएस सेकंड में एक सैंपल ले रहे हो तो 1 सेकंड में कितने टीएस आएंगे, 1/ts, उतने सैंपल्स आप ले रहे हो। इसी को कहते हैं सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी। अब ध्यान से देखो, सैंपलिंग इंटरवल ये मैंने कर दिया, और डेल्टा डायरेक्ट सैंपलिंग करूंगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा, xt को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे,
एक इंपल्स ट्रेन से n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टा ऑफ t माइनस एन टी एस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सिंपली किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, xt इंटू n माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा t माइनस एन टी एस से क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया, t माइनस एन टी एस से। अब ये है t माइनस टी एस, t माइनस टू टी एस, तो जहां जहां डेल्टा फंक्शन आएगा वहां वहां एक्स टी एस आ जाएगा, फिर एक्स टू टी एस आ जाएगा, एक्स माइनस टी एस आ जाएगा, एक्स ऑफ जीरो डेल्टा टी आ जाएगा। तो पूरी इंपल्स एंड वो सैंपल्स आपके बनते जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा सैंपल सिग्नल, मैं कह सकता हूं इसको एक्स एस टी मानूंगा, इसको मैं सैंपल सिग्नल एस टी, जिससे मुझे बाद में जनरेट करना होगा क्या, ओरिजिनल एक्स टी। इसी एक्स एस टी से बाद में मैं प्रोसेस करके क्या जनरेट करूंगा, ओरिजिनल एक्स टी मुझे चाहिए होगा दूसरे एंड पे। जैसे कम्युनिकेशन में हमें यूज करना पड़ता है, जब हम डिजिटल कम्युनिकेशन यूज करते हैं तो ये सब चीजें आपको यूज करनी पड़ती हैं, एक्स एस टी, ठीक है। अब मुझे चाहिए इस जो सैंपल सिग्नल है, इसी को कहते हैं सैंपल सिग्नल, है ना। सैंपलिंग आपने कर दी, दिस इज कॉल्ड एज सैंपल सिग्नल। इसी को मैं लिख सकता हूं, अगर xt को अंदर ले जाओगे तो ये तो कांस्टेंट है इनके रिस्पेक्ट में, तो ये अंदर चला जाएगा, डेल्टा ऑफ t माइनस एन टी एस आएगा। इसी को मैं एक्स एस टी को क्या लिख सकता हूं, अगर ध्यान से देखो तो मैं लिख सकता हूं n माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टी इंटू डेल्टा टी माइनस एन टी एस। ये प्रोडक्ट केवल एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा, t इज इक्वल टू एन टी एस पे, तो ये हो जाएगा एक्स एन टी एस डेल्टा ऑफ t माइनस एन टी एस, ये लिख सकता हूं मैं, ठीक है। क्लियरली ये आपका आ जाएगा। अब अगर आपने अगर इसको पढ़ा होगा तो मैं यहां पे डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं कि फार्मूला कहां से आएगा। जो ये सैंपल सिग्नल XST है, जो सैंपल सिग्नल XST है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, क्योंकि यही फोरियर ट्रांसफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो सैंपल सिग्नल XST है, जो सैंपल सिग्नल XST है, जिसको आप कह रहे हो n माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन टी एस डेल्टा ऑफ t माइनस एन टी एस, जहां पे ts 1/ts आपकी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी है। इसका अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म आप निकालते हो तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपका क्या होता है बताइए। आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म कुछ नहीं होता है, 1/ts डेल्टा ऑफ आपका होता है x ऑफ f माइनस एन एफ एस, जहां पे fs इज सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी, fs इज नथिंग बट 1/ts। ये होता है किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, XST का, जहां पे XF किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ये आपके ओरिजिनल सिग्नल XT का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है। अगर XF है, मैं F डोमेन में लिख रहा हूं, ओमेगा डोमेन में नहीं लिख रहा हूं नॉर्मली, क्योंकि यहां फ्रीक्वेंसी पूछी जाएगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं पूछी जाएगी, इसीलिए मैं किसको डील कर रहा हूं, F को डील कर रहा हूं। तो F डोमेन में ये आएगा। आप ओमेगा डोमेन में भी चीजें कन्वर्ट कर सकते हैं, F इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई रख दो, सब कुछ अपने आप सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ F डोमेन में डील कर रहा हूँ, 1/ts एक्स ऑफ F माइनस एन एफ एस यहाँ पे आएगा। किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, सैंपल सिग्नल जो जिसकी डायरेक्ट डेल्टा सैंपलिंग की गई है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा 1/ts एक्स ऑफ F माइनस एन एफ एस, और साथ में यहाँ पे n माइनस इन्फिनिटी टू कहां तक रहेगा, प्लस इन्फिनिटी तक। तो क्या मिल रहा है, अगर आप ध्यान से देखो 1/ts को मैं fs भी लिख सकता हूं, तो 1/ts ध्यान से देखो क्या मिल रहा है। एक तो ओरिजिनल xf मिलेगा, जो मुझे बार बार चीजें करनी होगी वो यहां मैं बता रहा हूं कि आप कैसे कैसे चीजों को कर लोगे। XF एक ओरिजिनल XT का XF आपको पता होगा, कहां से कहां ये लाई करेगा आप निकाल सकते हो, कहां से कहां आप लाई करेगा ये आप निकाल सकते हो। फिर आएगा x ऑफ, अगर इस साइड बढ़े तो x ऑफ fs आएगा, पहले शिफ्ट कर दो किसका, राइट साइड में शिफ्टिंग कर दो XF को, कितने अमाउंट से, fs अमाउंट से, x ऑफ f की जगह f माइनस fs, x ऑफ f माइनस 2fs, ये चीजें जरूरत पड़ेंगी। राइट साइड में एक बार fs की शिफ्टिंग कर दो, फिर 2fs की, फिर 3fs की, इस तरह करो। इसी तरह से दूसरे साइड में भी x ऑफ f प्लस fs की लेफ्ट साइड शिफ्टिंग कर दो XF में, उसको ऐड करके लिखते जाओ, है ना, x ऑफ f प्लस 2fs की लेफ्ट साइड में शिफ्टिंग कर दो, डॉट डॉट डॉट। तो नॉर्मली आपको क्या जरूरत पड़ेगी जब इसको लिखना होगा, तो आप ध्यान रखना, एक आप XF प्लॉट करना, x ऑफ f माइनस fs उसमें ऐड कर देना, उसको भी प्लॉट कर लेना, माइनस 2fs। नॉर्मली 2 बार की शिफ्टिंग सफिशिएंट होगी, क्योंकि क्वेश्चन कैसे आता है, सैंपलिंग करने के बाद आप इसको लो पास फिल्टर से पास करते हो, नॉर्मली इन जनरल लो पास फिल्टर या कोई बैंड पास फिल्टर से, तो उसमें पूछते हैं आउटपुट में कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी आएगी। तो XF आपने खींच लिया, उसमें कुछ फ्रीक्वेंसी कंटेंट होंगे, FS शिफ्टिंग करने के बाद देख लोगे कुछ फ्रीक्वेंसी कंटेंट शिफ्ट होके और आ जाएंगे, 2FS करोगे कुछ और आ जाएंगे। लेफ्ट साइड वाला लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जस्ट रिप्लिका होगा, XF माइनस FS जो होगा उसी का रिप्लिका आपका
वाई एक्सिस के अबाउट लेफ्ट साइड में क्या होगा, एक्स ऑफ एफ प्लस एफ एस होगा। इसी तरह से एफ माइनस टू एफ एस का रिप्लिका होगा एफ प्लस टू एफ एस। तो हमें फ्रीक्वेंसी देखनी है, जो रिप्लिका है वो तो उसी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। ओमेगा नॉट की रिप्लिका फ्रीक्वेंसी माइनस ओमेगा नॉट है, तो मुझे केवल ओमेगा नॉट पता होना जरूरी है, माइनस ओमेगा नॉट से ज्यादा मतलब नहीं है। तो ये दो शिफ्टिंग कर दो, सब कुछ आ जाएगा। एक्स एफ माइनस एफ एस प्लॉट कर लेना, एक्स एफ माइनस टू एफ एस, वहां से पता चल जाएगा कि कहां तक एक फ्रीक्वेंसी जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे शिफ्टिंग करते जाओगे ये जीरो एक्सिस से दूर होता जाएगा और लोअर, अब लो पास फिल्टर होगा तो उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से नॉर्मली बाहर निकलता जाएगा। तो नॉर्मली 2 या 3 शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद कोई फ्रीक्वेंसी उस लो पास फिल्टर के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि लो पास फिल्टर से पास करोगे तो वही फ्रीक्वेंसी पास होंगी जो उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के क्या होंगी अंदर। क्यों? क्योंकि लो पास फिल्टर से आप जब पास करोगे तो ये एक तो इनपुट है XCST, तो ये क्या करेगा, कन्वोल्यूशन करेगा। एक LTI सिस्टम लोगे लो पास फिल्टर, तो कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन आपको याद होगा, रिजल्ट्स इनटू मल्टीप्लिकेशन इन ओमेगा डोमेन। तो अब दो चीजों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, अगर लो पास फिल्टर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद जीरो है, तो अगर ये नॉन जीरो भी है उन पॉइंट्स पे, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। इसीलिए हम कहते हैं वही फ्रीक्वेंसी पास होती है जो लो पास फिल्टर के कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंदर होती है, क्योंकि दो चीजों का प्रोडक्ट तभी एग्जिस्ट करेगा जब दोनों नॉन जीरो। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद तो लो पास फिल्टर का क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है एम्पलीट्यूड, तो जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगा। तो इसी को ध्यान रखना होगा कि ये वाली शिफ्टिंग है ना, 1/TS तो मैग्नीट्यूड को बता रहा है। ये हमेशा आपको मेंशन होगा, सैंपलिंग इंटरवल या तो क्वेश्चन में मेंशन होगा या तो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी एफएस की नंबर ऑफ सैंपल्स आप कितने ले रहे हो, है ना। अब निक्वेस्ट रेट क्या कहता है, निक्वेस्ट सैंपलिंग थ्योरम क्या कहती है, वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। फिर कौन कौन से फार्मूले आपको याद रखना वो बता दूंगा, फिर सीधे हम क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करेंगे। यहाँ क्वेश्चन से ही सब कुछ आएगा, क्वेश्चन से ही सब कुछ क्लियर कर देंगे, बाकी थ्योरम आपने पढ़ रखी होगी। क्या कहता है, आपने क्या किया जब सैंपलिंग करी, ऐसे तो XT का केवल XF था, एक फ्रीक्वेंसी था, अब वो बार बार क्या कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो आपने देखा होगा, अगर पढ़ा होगा, अगर मैं FS की वैल्यू जो इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट है उसके 2 टाइम से बराबर रखूं या 2 टाइम से ज्यादा रखूं, तो आप इस XF को, इस XST के फोरियर ट्रांसफॉर्म XF से, XF प्लस जो ये समेशन है, इससे आप XF को रिकवर कर सकते हो बाई पासिंग इट थ्रू ए लो पास फिल्टर। क्योंकि जब आपने सैंपलिंग कर दी तो उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ये आ गया, जब इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ये आ गया और आपने FS को इस तरह से रखा कि वो इसके हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट, XT के हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट के 2 टाइम्स के बराबर या उससे ज्यादा है, तो आप देखोगे कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी ओमेगा डोमेन में या F डोमेन में, इस वाले रिप्रेजेंटेशन में जब नहीं होगी तो आप एक लो पास फिल्टर रखोगे जिसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इसकी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उससे थोड़ा सा ज्यादा रखोगे या उसके बराबर रखोगे। तो जब इसको पास करोगे, इस सिग्नल को लो पास फिल्टर से सैंपल सिग्नल को, क्या आएगा, केवल ये पास होगा, बाकी सारे ब्लॉक हो जाएंगे, क्योंकि बाकियों में फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की वजह से फ्रीक्वेंसी कंटेंट बढ़ गया है, तो ये केवल पास होगा। जब XF आपको मिल गया लो पास फिल्टर के आउटपुट में, XF का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लो, क्या रिकॉन्स्ट्रक्ट कर लोगे, XT कर लोगे। तो इसीलिए निक्वेस्ट थ्योरम क्या कहती है, अगर आपने XT की सैंपलिंग कर दी, XT जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म XF था उसकी सैंपलिंग कर दी डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन से, तो अगर आपको XST से XT को रिकवर करना है तो आपकी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी मस्ट बी at least 2 times the highest frequency content of Fourier transform of XF। XT में जो हाईएस्ट फोरियर, XT का जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट है वो XF से पता कर सकते हो, या साइन ओमेगा नॉट टी है तो वहीं से पता है कि वो ओमेगा नॉट है, साइन ओमेगा नॉट टी प्लस साइन 2 ओमेगा नॉट टी सिग्नल है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 2 ओमेगा नॉट हो गई सिंपली, ठीक है। तो XT का अगर XF है और उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पता है XT का क्या है, वो XF से निकाल सकते हो या डायरेक्टली XT को देख के भी पता चल जाता है। अगर पीरियोडिक सिग्नल है तो वहीं से बता सकते हो। अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म से है तो उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जब ओमेगा डोमेन में प्लॉट करोगे या F डोमेन में प्लॉट करोगे, तो अब यहाँ पे ध्यान रखना, जो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी निकालते हैं वो हमेशा हर्ट्ज में होती है, तो इसका जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट आप हर्ट्ज में लोगे, ना कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा लोगे, उसको 2 टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट इज कॉल्ड एज निक्वेस्ट सैंपलिंग रेट। तो मिनिमम सैंपलिंग रेट मस्ट बी आइदर इक्वल टू निक्वेस्ट सैंपलिंग रेट और ग्रेटर देन निक्वेस्ट सैंपलिंग रेट, ये होता है आपका फार्मूला। तो अगर मुझे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि सैंपलिंग रेट मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए, 2 टाइम्स द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट ऑफ XC, सिंपली मैं यहां से निकाल दूंगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि इस तरह से सैंपलिंग रेट आपसे पूछा जाएगा। एक मैंने बताया फिल्टर से पास करने वाले में आप XF एक प्लॉट किया करो, एक शिफ्टिंग कर दिया करो FS के बराबर, एक दूसरी शिफ्टिंग 2FS के बराबर, उसी से देख लिया करो कौन सी फ्रीक्वेंसी लो पास फिल्टर के कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंदर वो पास होंगी, जो पास नहीं होंगी वो ब्लॉक हो जाएंगी, वहीं से आप बता दोगे
कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी आउटपुट में आएंगी। और इस तरह के क्वेश्चन कब आते हैं, जब आप अंडर सैंपलिंग करते हो, मतलब जो सैंपलिंग रेट है वो 2 टाइम्स से कम होता है, 2 टाइम्स, जो 2 इंटू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट इसका है उससे अगर कम हुआ सैंपलिंग रेट तो उसको कहते हैं अंडर सैंपलिंग। उस केस में एलियासिंग होता है। एलियासिंग क्या होता है, उसमें जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट आने हैं, जो हायर फ्रीक्वेंसी पे कंटेंट आने थे, वो लोअर फ्रीक्वेंसी कंटेंट बन के लोअर फ्रीक्वेंसी से क्या एक तरह से ओवरलैप करते हैं, उसी को कहते हैं एलियासिंग। या उसको वो सिग्नल को, ओरिजिनल सिग्नल को क्या कर देता है, डिट्रिएट कर देता है। तो आप फिर से उस अंडर सैंपल्ड सिग्नल से कभी एक्सटी को इजिली रिकॉन्स्ट्रक्ट नहीं कर पाओगे या रिकॉन्स्ट्रक्ट कर ही नहीं सकते। ओरिजिनल सिग्नल कभी नहीं मिलेगा, वो डिट्रोएटेड सिग्नल मिलेगा हमेशा, उसमें नॉइज होगी या एरर होगी, तो कभी नहीं कर पाओगे। इसलिए सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यहां से बेसिक हो गया। फिल्टर वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो ये वाला फार्मूला एक आपको याद रखना है सैंपल सिग्नल का, और इसमें ये शिफ्टेड 1 2 3 शिफ्टिंग हम कर देंगे, काफी होगा। लेफ्ट साइड वाला करने की जरूरत नहीं, वो इसी का रिप्लिका लेफ्ट में दिखेगा, जैसा ये दिखेगा f माइनस एफ एस करने के बाद f इधर लेफ्ट में दिखेगा, ये वाला करने के लिए ये। तो इसीलिए एक साइड करिए, एग्जाम में हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, ठीक है। तो हम यहाँ एफ डोमेन में डील करेंगे क्योंकि नॉर्मली हर्ट्ज में आपसे चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है। अब मैं कुछ और सिग्नल बताता हूं और फिर क्वेश्चन के आप टाइप बताता हूं कि क्या होना चाहिए, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, जिनके आपके फोरियर ट्रांसफॉर्म या फोरियर सीरीज और ये सब चीजें आपको क्या रखनी, याद रखनी है। तो पहली चीज आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, जहां से क्वेश्चन आजकल रिसेंटली आता रहता है, ये भी एक लो पास फिल्टर ही है। अगर ये ध्यान से देखो, ओमेगा सी टी अपन पाई टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इसको याद रखो आप। आपको मैंने पहले भी बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से फोरियर ट्रांसफॉर्म से भी क्वेश्चन आते हैं। ये ओमेगा सी से ओमेगा सी तक इसका क्या होता है, ओमेगा डोमेन में 1 होता है, ठीक है। तो ये बार बार आपको पिक्चर में आएगा मल्टीप्लीकेशन या कन्वोल्यूशन के फॉर्म में, तो ये याद रखो। दूसरी चीज क्या है आपको याद रखनी है, एफ टी इंटू अगर कास ओमेगा एम टी में कर दूं तो क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन बाई कॉस इन टाइम डोमेन रिजल्ट्स इनटू शिफ्टिंग इन ओमेगा डोमेन ऑफ एफ ओमेगा। अगर मैं एफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या मानूं, एफ टी का क्या मानूं, कैपिटल एफ ऑफ ओमेगा मानूं, ठीक है। तो एफ ऑफ ओमेगा मुझे पता होगा, लो पास होगा, बैंड पास होगा, जैसा भी होगा वो तो गिवन होगा। एफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ओमेगा, जैसे यही एफ टी अगर होता तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये होता। उसको कास ओमेगा एम टी से मल्टीप्लाई करते, कास ओमेगा एम टी को क्या लिखोगे, ई टू द पावर जे ओमेगा एम टी प्लस ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा एम टी बाई 2, और एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लीकेशन टाइम डोमेन में करते हैं तो ओमेगा डोमेन में क्या हो जाती है, शिफ्टिंग। तो यहाँ पे कैसी शिफ्टिंग होती है बताओ, यहाँ पे जब शिफ्टिंग करोगे तो ये सिंपली क्या आएगा, पाई इंटू, क्योंकि ये ई टू द पावर, सिंपली एक मिनट, कास ओमेगा एम टी का बाद में लिखेंगे। तो जब ई टू द पावर जे ओमेगा एम टी प्लस ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा एम बाई 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सिंपली क्या आ जाएगा, जे ओमेगा एम बाई टी इंटू एफ टी करोगे तो ये आएगा एफ ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा एम की एक शिफ्टिंग होगी, ये 1/2 बाहर रहेगा, ठीक है, प्लस एक आ जाएगा एफ ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा एम। हमें यहाँ जो एम्पलीट्यूड है 1/2, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, मतलब जैसे कास ओमेगा एम टी से मल्टीप्लाई किया, एफ टी का एक पोर्शन शिफ्ट हो गया राइट साइड में, एफ टी का जो एफ ओमेगा था वो राइट साइड ओमेगा एम से शिफ्ट हो गया, और एक पोर्शन वही पोर्शन लेफ्ट साइड में भी शिफ्ट हो गया, कहाँ, ओमेगा प्लस ओमेगा एम से। तो एक बीच में अगर जैसे अगर मैं लेता ये वाला पोर्शन, ये हो जाता अगर एफ ओमेगा, तो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये कहाँ, ओमेगा एम के अबाउट शिफ्ट हो जाता इस साइड में राइट साइड वाला, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे माइनस ओमेगा एम के अबाउट। तो ये हो जाता है आपका एफ टी इंटू कास ओमेगा एम टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म, सिंपली, है ना। तो ये चीज आपको लिखने आनी चाहिए सिंपली, क्योंकि यहां से आपको पता चलेगा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट ऑफ व्हाट, एफ टी इंटू कास ओमेगा एम टी। और एक चीज और याद रखो, आपको 2 तरह से क्वेश्चन आएंगे, या तो टाइम डोमेन में वो क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर पूछेंगे सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी या लो पास फिल्टर से पास करने के बाद आउटपुट की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, या दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है कि आपका टाइम डोमेन में वो क्या करेंगे, कन्वोल्यूशन कन्वोल्यूशन करेंगे। तो याद रखो, टाइम डोमेन में मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट्स इनटू कन्वोल्यूशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, और दूसरी चीज कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन रिजल्ट्स इनटू मल्टीप्लीकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो याद रखो, टाइम डोमेन में मल्टीप्लीकेशन, कन्वोल्यूशन होगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में, टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन, मल्टीप्लीकेशन होगा कहां पे, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। फिर एफ टी इंटू अगर यहां साइन ओमेगा एम टी आ जाता तो क्या होता, साइन ओमेगा एम टी आ जाता तो अपान 2j होता, तो यहाँ 1/2j हो जाता और कुछ नहीं, एफ ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा एम, वहां पे बीच में माइनस साइन होता है ओमेगा प्लस ओमेगा एम, है ना। तो कुछ नहीं होता, ओमेगा
एफ ओमेगा को ओमेगा एम से राइट साइड शिफ्ट कर देते, ओमेगा को ओमेगा एम से लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देते, लेकिन दूसरे वाले में एम्पलीट्यूड में -1 से मल्टीप्लाई भी कर देते, क्योंकि ये माइनस साइन है, दोनों को फिर क्या कर देते हैं, 1/2j तो बाहर है ही, ठीक है। जे आपको एंगल देगा, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस π/2 की एंगल आ जाएगी, इन दोनों में बस यही डिफरेंस आएगा, ठीक है। एफ टी इंटू साइन ओमेगा एम टी। अब देखो इनके अलावा आपको किसका पता होना चाहिए, एक तो इसका पता हो गया, किसका है, किसका पता हो गया। अब देखो ध्यान से मैं किसका बताने जा रहा हूं, जो आपको याद होना चाहिए, कास ओमेगा एम टी का मैं बता रहा हूं एक, और एक दो और इंपॉर्टेंट सिग्नल का बताऊंगा। ये अगर आपको पता है तो मैक्सिमम क्वेश्चन में उसको क्या कर दूंगा, सॉल्व करा दूंगा आपको। और लो पास फिल्टर वही फ्रीक्वेंसी पास करता है जो उसके उन्हीं इनपुट फ्रीक्वेंसी को जो उसके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंदर आएंगे। ये ध्यान रखना, एक आध क्वेश्चन हमने किया भी था, तो अभी सीधे इस पे क्वेश्चन करेंगे। कास ओमेगा एम टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, पाई डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा एम प्लस डेल्टा ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा एम, ठीक है। साइन ओमेगा एम टी का क्या होता है, पाई अपान क्या आ जाएगा, बस जे आ जाएगा और कुछ नहीं होगा, डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा एम, माइनस आ जाता है यहाँ डेल्टा ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा एम। मैं यहाँ ओमेगा डोमेन में डील कर रहा हूँ, ओमेगा से मुझे हाईएस्ट एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगा, हाईएस्ट एंगुलर फ्रीक्वेंसी को मैं डिवाइड बाई 2 पाई करके इसकी एक्चुअल हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूं, क्योंकि मैंने ये सारी चीजें ओमेगा डोमेन में पढ़ी थी, तो मैं ओमेगा डोमेन से निकाल रहा हूं। बाद में इसको मैं एफ में क्या कर लूंगा, कन्वर्ट कर लूंगा, तो उसमें कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। एफ और एफ में डील करना है, एफ में डील करो, अगर ओमेगा में आंसर पूछा तो ओमेगा में कन्वर्ट कर सकते हो आप, तो दोनों में रिलेशन होता है। आप जहां भी आपको लगता है कि एफ की जरूरत है, ओमेगा की जगह 2 पाई एफ रख दो, आपको सिंपली आंसर आ जाएगा। तो कन्वर्ट करने आपको आना चाहिए, उसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब एक और सिग्नल का मैं बताने जा रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से। जब एंगल आ जाता है तो बहुत लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। जैसे देखो मैं बताने जा रहा हूं, जैसे अगर मुझे कहता कास ओमेगा एम टी प्लस फाई का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इसको प्लॉट अगर आपको प्लॉट करने भी आना चाहिए, क्योंकि कई बार मल्टीप्लिकेशन और एडिशन आपको देखना पड़ता है, तो प्लॉट आपको पता होना चाहिए, तभी आप कर पाते हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, कास ओमेगा एम टी प्लस फाई और साइन ओमेगा एम टी प्लस फाई करूंगा। -5 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे फाई का निकाल रहा हूं वैसे आप -5 का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद से। अब ध्यान से देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, e⁻j ओमेगा एम टी प्लस फाई लिख सकता हूं, प्लस e⁻j माइनस जे ओमेगा एम टी प्लस फाई डिवाइडेड बाई 2। कास तो यही होता है, इसी का फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखना है। अब ध्यान से देखो, आपका ये वाला पहला वाला टर्म क्या आ गया, j ओमेगा एम टी तो रह गया, e⁻j फाई बाहर आ गया। फाई इज ए कांस्टेंट, आपने फाई क्या लिया, π/2 ले लोगे, π/4, दैट इज कांस्टेंट, तो e⁻j फाई क्या है, कांस्टेंट है। e⁻j ओमेगा एम टी आया, 1/2 तो बाहर है ही, ठीक है, प्लस e⁻ -j फाई बाहर आ गया, इंटू e⁻ -j ओमेगा एम टी बाई 2 तो बाहर है। अब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म मुझे लिखना है, इसका लिखने आना चाहिए, इसका मैं प्लॉट भी सिखाऊंगा आपको। देखो ध्यान से क्या आएगा, 1/2 अब e⁻j फाई तो क्या है, e⁻j फाई तो कांस्टेंट है बाई 2। जे ओमेगा एम टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, e⁻j ओमेगा नॉट टी से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो टी डोमेन में, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्टिंग होती है। तो e⁻j ओमेगा एम टी इंटू 1 है, 1 का क्या होता है 2 पाई डेल्टा ओमेगा, तो उसमें ओमेगा एम की शिफ्टिंग हो जाएगी, तो आएगा 2 पाई डेल्टा ओमेगा माइनस क्या ओमेगा एम। पहला टर्म ये आ गया, ठीक है। दूसरा टर्म क्या आएगा, e⁻ -j फाई बाई 2 आ जाएगा डेल्टा ऑफ 2 पाई डेल्टा ऑफ ओमेगा प्लस क्या ओमेगा एम। अब ध्यान से देखो, अगर इसको मैं प्लॉट करूं, इसका प्लॉट याद रखो, देखो ध्यान से, इसका क्या आएगा, केवल कास था तो उसमें आता था ये e⁻j फाई गायब होता था, फाई 0 होता था तो ये वैल्यू 1 हो जाती थी। आता था पाई डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा एम, तो एक मैग्नीट्यूड पाई मैग्नीट्यूड का क्या होता था, आपका डेल्टा फंक्शन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एम पे, एक पाई मैग्नीट्यूड का ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एम पे होता था। 2 होते थे और प्योर होता था, यहाँ पे कोई एंगल जैसी चीज नहीं थी। लेकिन e⁻j फाई क्या बताता है, बताओ, अगर ये कांस्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड इज 1 एंड एंगल इज व्हाट फाई, तो ये फेज को रिप्रेजेंट करता है, ये फेज दे देगा आपको। तो देखो ध्यान से, इसको प्लॉट कैसे करेंगे, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो एक पाई मैग्नीट्यूड का, पहले मैं मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम प्लॉट करता हूं और इसमें फेज स्पेक्ट्रम भी आएगा। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एम पे एक पाई मैग्नीट्यूड का आ गया यहां से,
और एक ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एम पे क्या आ गया, पाई मैग्नीट्यूड। ये अगर कास केवल होता, अगर ये फाई नहीं होता तो यही आ जाता आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ई टू द पावर कास ओमेगा एम टी का, ये आ जाता। लेकिन अभी एंगल भी आ गया, ध्यान से देखो एंगल क्या है इसका, एंगल इज फाई एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एम, क्योंकि ई की पावर जे फाई से मल्टीप्लाई है ये, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एम पे एंगल फाई है। फाई को मैं प्लस मान लेता हूं, अगर यहाँ पाई बाई 2 है प्लस माना है तो यहाँ पे कोई एंगल फाई मैंने प्लॉट कर दिया है ना, ये इंपल्स नहीं है, ये एक सिंपल एंगल है तो यहाँ पे एरो नहीं लगा सकते, तो ये फाई एंगल है कहाँ पे, ओमेगा एम पे, और माइनस फाई एंगल कहाँ पे, ई की पावर जे थीटा जो होता है वो पूरे जे के साथ जो होता है, तो ये माइनस फाई एंगल है कहाँ पे, अगर फाई को पॉजिटिव लिया तो माइनस फाई निगेटिव होगा। ओमेगा इज इक्वल टू कहाँ पे, ये किससे मल्टीप्लाइड है, ये कहाँ एग्जिस्ट करता है, ये फेज इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये तो केवल एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, ये वाला मैग्नीट्यूड किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, केवल ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा 1 पे, ओमेगा एम पे, तो ये फेज भी किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा, केवल ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा 1 पे। बाकी जगह तो इसका मैग्नीट्यूड 0 है, ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एम को छोड़ के, तो बाकी जगह फेज होगा भी तो क्या फर्क पड़ेगा, जब मैग्नीट्यूड ही 0 हो गया, मैं कहूं 0 इंटू ई टू द पावर जे फाई का कोई सिग्निफिकेंस है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं, इसका एंगल तो फाई है लेकिन मैग्नीट्यूड ही 0 है, मतलब उसमें एनर्जी ही 0 है, पावर ही 0 है, तो उस सिग्नल का कोई मतलब ही नहीं रहा। यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड 1 है और एंगल फाई है ना, तो ये वाला सिग्नल केवल ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एम पे एग्जिस्ट करेगा, ये वाला, तो एंगल केवल आप किस पे लोगे, ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एम पे, क्योंकि बाकी जगह एंगल हो गया अभी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ओमेगा ओमेगा, तो यहाँ एंगल लोगे, ठीक है, तो ये एंगल आ गया आपका कहाँ पे, माइनस फाई आ गया माइनस ओमेगा एम पे। तो ये आपका फेज स्पेक्ट्रम हो गया एंगल वाला थीटा, और ये आपका हो गया मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम हो गया मॉड ऑफ एच ऑफ ओमेगा, या इसका करूं, और ये एंगल ऑफ एच ऑफ ओमेगा आ गया, ठीक है। तो इस तरह का स्पेक्ट्रम आ जाता है अगर आप फाई ले लेते, ठीक है। तो पाई ओमेगा एम, पाई माइनस ओमेगा एम पे इसमें होता ही है, एंगल आ गया पाई वाले पे फाई, यहाँ पे माइनस, अगर यहीं मैं माइनस फाई लेता तो यहाँ एंगल माइनस फाई आ जाता, अगर उसको फाई को प्लस लेता और ये जस्ट उल्टा हो जाता, माइनस फाई यहाँ आ जाता तो ये माइनस यहाँ चला जाता, ये प्लस यहाँ हो जाता, सेम आता। इसी तरह से अगर मैं साइन को बनाता तो क्या होता, देखो साइन और कॉस दोनों का आ सकता है, तो उसको भी मैं प्लॉट करके दिखाता हूँ, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये लिखना बहुत लोगों को नहीं आता, तो बहुत लेंदी सोल्यूशन आपको देते हैं लोग कि किस तरह से किया जाए, ठीक है। तो अगर ये सब लिखना अगर आपको आता, अगर आप इन चीज़ों को समझते हो तो बहुत सारी चीज़ें इजी हो जाती हैं। तो इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे पहले ही बता दे रहा हूँ आपको, फिर सीधे हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ये वाला बता दूँ, इसके बाद सीधे हम क्वेश्चन पे मूव कर जाएंगे, सीधे गेट के क्वेश्चन उठाएंगे, कुछ एग्जाम्पल मैं खुद से कराऊंगा, एक बार में आपका सीधा क्लियर हो जाएगा सैम्पलिंग, ठीक है। इसका क्या होगा बताइए, फोरियर ट्रांसफॉर्म, इसको आप लिखोगे ई टू द पावर जे ओमेगा एम टी प्लस फाई माइनस ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा एम टी प्लस फाई डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे, 2j लिखोगे, सिंपली 2j। तो यहाँ से देखो ध्यान से क्या आएगा क्लियरली, अब यहाँ से मूव करोगे तो एक आएगा ई की पावर जे फाई डिवाइडेड बाई 2j, ठीक है, ये आ जाएगा, बाहर रहेगा, और ई की पावर जे ओमेगा एम टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा बताओ, 2 पाई डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा एम आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरे वाले में क्या आएगा, माइनस ई की पावर, ये आ जाएगा आपका पहला वाला टर्म, दूसरे वाले टर्म में आएगा ई की पावर माइनस जे फाई अपान 2j, ई की पावर माइनस जे फाई अपान 2j आपका आ जाएगा क्या, 2 पाई डेल्टा ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा एम। सिंपली जहां वहां जैसे आया था सेम चीज आई, बस 2 की जगह डिवीजन में क्या आ गया, 2j आ गया, और कोई डिफरेंस आया क्या साइन और कॉस में, कुछ नहीं, और यहाँ बीच में माइनस साइन आ गया, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, जे कितने एंगल को रिप्रेजेंट करता है, जे हमेशा एंगल को रिप्रेजेंट करता है, जे का मैग्नीट्यूड देखोगे 1 एंगल पाई बाई 2, और ऊपर ले जाओगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे इसको मैं प्लस कर सकता हूँ, जे को ऊपर ले जा सकता हूं, माइनस जे को, माइनस 1 को मैंने जे स्क्वायर लिखा, तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है। अब अगर मैं इसको प्लॉट करूं, ध्यान से देखो, पहले मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम लेता हूं, ये 2 से कैंसिल कर दो ताकि एंगल ही बचे। तो क्या है, एक डेल्टा फंक्शन है, केवल एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, पाई, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 पे, और सिंपली यहाँ पे भी मैंने प्लस ले लिया, तो ये मैंने माइनस ओमेगा एम ले लिया, यहाँ पे भी क्या है, पाई, ठीक है। मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम को मैंने इवन नेचर का ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बाकी चीजें एंगल में सेट कर दी है ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम है, अब फेज स्पेक्ट्रम देखो,
तो अभी हमने मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम तो प्लॉट कर लिया, अब एंगल भी प्लॉट कर लेते हैं। तो यहां देखो e की पावर j5 कितना एंगल देगा, मैग्नीट्यूड में तो ये 1 कंट्रीब्यूट करेगा, इसलिए मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ा। j भी मैग्नीट्यूड कितना देगा 1, j को आप e की पावर j π/2 लिख सकते हो कि नहीं, e की पावर j π/2 क्या होता है cos π/2 प्लस j sin π/2, j आएगा तो ये भी कितना एंगल देगा π/2, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 5 - π/2। अब 5 अगर π/2 से ज्यादा है तो 5 - π/2 पॉजिटिव होगा, अगर 5 π/2 से लेस है तो वो निगेटिव आ जाएगा। तो मैं यहाँ 5 को π/2 से ज्यादा मान लेता हूं, तो आपको यहाँ अज्यूम करने पड़ेगा, एक्चुअल वैल्यू तो पता नहीं है। तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एम पे एंगल कितना है 5 माइनस क्या है π/2 है, और ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एम पे क्या इतना एंगल लेगा, j देगा π/2, ये देगा आपका 5 π/2 - 5, 5 - π/2 पॉजिटिव है तो π/2 - 5 क्या होगा निगेटिव होगा, क्योंकि माइनस साइन बाहर आ गया, उसको मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ 5 - π/2, तो वो निगेटिव होगा। ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एम पे आपका क्या आ जाएगा एंगल माइनस ऑफ 5 माइनस क्या π/2, तो ये स्पेक्ट्रम होगा। अब जब आप कन्वोल्यूशन करोगे तो मल्टीप्लिकेशन होगा। अब ये ध्यान रखना, जब मल्टीप्लिकेशन करते हो तो मैग्नीट्यूड तो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन फेज के लिए मैंने क्या बताया था, फेज आपस में ऐड होते हैं। हमेशा ये ध्यान रखना, जब दो चीजों को मल्टीप्लाई करोगे उनके मैग्नीट्यूड तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन फेज क्या हो जाएगा ऐड। तो अब मैं क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहा हूं। ये अगर चीजें फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको पता है, सिंक फंक्शन का, कास का, साइन का, मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, अगर टाइम डोमेन में मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कन्वोल्यूशन होगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर कन्वोल्यूशन करोगे टाइम डोमेन तो मल्टीप्लीकेशन होगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ये 5-6 चीजें अगर आप याद रखते हो, उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो फोरियर ट्रांसफॉर्म से रिलेट करके, और फोरियर सीरीज में जो पढ़ा उसको, तो इजीली सारे सैंपलिंग के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो मैं 1-2 एग्जांपल खुद से लेता हूं, फिर मैं सीधे गेट के क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगा, क्योंकि वहां सब कुछ आपको इंक्लूड कर दिया है, जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं सारे अच्छे क्वेश्चन आपको डिस्कस कर लूंगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, पहले टाइप का क्वेश्चन क्या आता है, आपको कोई एफटी दे देगा वो और पूछेगा कि इसमें मिनिमम सैंपलिंग आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी, या निक्वेस्ट सैंपलिंग रेट क्या होना चाहिए, या मिनिमम सैंपलिंग रेट उसी को बोलते हैं, क्या होना चाहिए। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एफटी का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अगर मुझे पता है f1 है, तो मिनिमम सैंपलिंग रेट इज नथिंग बट 2f1, और f1 हमेशा हर्ट्ज में लोगे, क्योंकि जब वो पूछते हैं नंबर ऑफ सैंपल्स पर सेकेंड, दैट इज मीन्स हर्ट्ज। सैंपल तो यूनिटलेस चीज है, बाई पर सेकेंड करोगे 1/सेकेंड हर्ट्ज होता है, तो वो उसकी यूनिट हर्ट्ज हो गई। तो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी हमेशा सैंपल पर सेकेंड में बताते हैं, तो इन जनरल हर्ट्ज होता है। तो इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट f1 को किस में लोगे, हर्ट्ज में। ये गलती कई बार हो जाती है, आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिखती है, आप सीधे उसी से क्या कर देते हो मल्टीप्लाई, तो 2f1 होगा। अब इसमें दूसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, आपको जो आते हैं कैसे आते हैं, एफटी का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट उन्होंने बता दिया कि f1 है, क्वेश्चन में दे देंगे आपको कि उसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट f1 है, तो व्हाट शुड बी द, जैसे f आप 2t+3 दे दिया, f आप -4t+4 दे दिया, क्या सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी होगी f आप 2t+3 के केस में, मिनिमम सैंपलिंग रेट क्या होना चाहिए, f आप -4t+4 के केस में मिनिमम सैंपलिंग रेट क्या होना चाहिए। तो याद रखो, मैंने बताया था शिफ्टिंग करने पे आपके टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, शिफ्टिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो शिफ्टिंग आपको कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो अगर शिफ्टिंग हुआ है, मैं कहूं एफटी में अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट f1 है, तो f आप t+3 में भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट ये मान के चलो यही होगा, क्या f1 ही होगा। तो f आप t और f आप t+3 का जो सैंपलिंग रेट होगा दोनों का सेम होगा, मिनिमम सैंपलिंग रेट 2x f1 ही होगा। तो शिफ्टिंग से आपको सैंपलिंग रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ft का सैंपलिंग रेट 2f1 है मिनिमम रिक्वायर्ड, तो f आप t+t0 या f आप t-t0 का भी मिनिमम सैंपलिंग रेट अभी भी क्या होगा 2x f1। तो किसको भूल जाओ उसको। अब स्केलिंग का आपको मैंने बताया था, क्या था, जब आपने फोरियर सीरीज पढ़ा था तो स्केलिंग में क्या हुआ था, स्केलिंग करने पे फोरियर सीरीज कोफिशिएंट तो नहीं चेंज होता था, लेकिन उसका जो फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ω0 वो आपके स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाता था। तो अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो रहा है तो बाकी फ्रीक्वेंसीज भी क्या हो जाएंगे, स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ध्यान से देखो, अगर इसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट ft का f1 था, t+3 किया
T+3 का भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट F1 होगा। शिफ्टिंग से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो निक्वेस्ट सैंपलिंग रेट पे पड़ता है। लेकिन जैसे आप स्केलिंग करोगे, यहां स्केलिंग कर दी T को 2T, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट उतने से ही मल्टीप्लाई हो जाता है जितने से आपने स्केलिंग करी है। अगर ये स्केलिंग माइनस साइन के साथ है तो ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट क्या आएगा, मॉड ऑफ आ जाएगा। माइनस साइन की वजह से आपको फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर वहां पे देखा होगा फोरियर सीरीज, एफ टी का भी ओमेगा नॉट होता था फंडामेंटल, और एफ ऑफ माइनस टी का भी क्या होता था, ओमेगा नॉट ही होता था। तो अगर माइनस की स्केलिंग है, शिफ्टिंग तो कोई फर्क नहीं डालेगा, तो उतने ही फैक्टर से, उसके मॉड के फैक्टर से आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहां पे आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट कितने से मल्टीप्लाई होगा, स्केलिंग फैक्टर से। अगर वो निगेटिव वाला स्केलिंग फैक्टर है तो मॉड ऑफ उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट आ गया तो यहां पे सैंपलिंग आपका कितना था, मिनिमम सैंपलिंग इज 2f1, तो यहां पे कितना हो जाएगा 2 × 2f1, तो यहां कितना हो जाता 4f1 होता सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड। यहां कितना हो जाता मल्टीप्लाइड बाई 2, कितना आ जाता 8f1 रिक्वायर्ड होता। तो सिंपली याद रखो, जितने से स्केलिंग करोगे, अगर वो माइनस है तो उसका मॉड ले लेना, अगर प्लस है स्केलिंग वाला तो उतने से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर उसके बाद आप नेक्वेस्ट सैंपलिंग रेट निकाल सकते हो। या ये याद रखो, अगर एफ का नेक्वेस्ट सैंपलिंग रेट 2f1 या कुछ भी है XYZ, तो अगर उसको स्केल कर दिया 2 से, -2 से, -4 से, -1/2 से, तो जितने से स्केल करोगे उसके मॉड से मल्टीप्लाई कर दोगे निक्वेस्ट सैंपलिंग रेट को, रिजल्टेंट सिग्नल का सिंपली सैंपलिंग रेट आ जाएगा। उतने से तो मल्टीप्लाई हुआ। यहां ध्यान से देखो, 2 की किया तो 2 × f1, यहां अगर ध्यान से देखो तो ये 4 × 2f1 लिखा हुआ है कि नहीं, दिस इज मॉड ऑफ स्केलिंग फैक्टर, और ये सैंपलिंग रेट था ओरिजिनल सिग्नल का। तो जितने से स्केल करोगे उसी के मॉड से क्या हो जाएगा, सैंपलिंग रेट मल्टीप्लाई हो जाएगा ओरिजिनल सिग्नल का। सिंपली आपका क्या आ जाएगा, सैंपलिंग रेट। ठीक है, तो ये तो एक टाइप ये हो गया आपका। दूसरा टाइप क्या आता है, अभी इस पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा सब पे, ठीक है, इजीली आप सॉल्व कर सकते हो इन सबको। एक आता है कि लो पास फिल्टर से पास करने के बाद कौन से हार्मोनिक्स आएंगे, वो मैं क्वेश्चन के थ्रू ही आपको कराऊंगा, जो x ऑफ f माइनस fs f माइनस 2fs वाला बताया था वहां से। दूसरा क्या आता है, अगर ft का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट f1 है तो इसका सैंपलिंग रेट रिक्वायर्ड होगा, मिनिमम सैंपलिंग रेट 2f1 होगा। ये निक्वेस्ट सैंपलिंग रेट है, इससे ज्यादा भी रख सकते हैं, और नॉर्मली ज्यादा ही रखते हैं फॉर द पर्पज ऑफ आपको मार्जिन लेने के लिए, सेफ्टी मार्जिन लेने के लिए। निक्वेस्ट सैंपलिंग रेट जो मिनिमम होता है उससे जो एक्चुअल सैंपलिंग रेट होता है निक्वेस्ट सैंपलिंग रेट से कुछ ज्यादा ही होता है, 2.5 टाइम्स 3 टाइम्स ऐसे होता है ना f1 का, ना कि एग्जैक्ट 2f1 होता है। अब आपका कई बार पूछेंगे f² का क्या होगा, f³t, तो यहां पे भी याद रखो, अगर स्क्वायर कर दोगे, अगर क्यूब कर दोगे तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है। स्क्वायर करोगे, इंटीजर, अगर इंटीजर के उससे आप पावर चढ़ा देते हो या फाफ क्या कर देते हो nt, वेयर n इज इंटीजर, तो कुछ नहीं होता है। इसका भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट अगर इसका f1 है, इसकी पावर n कर दोगे तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट कितना हो जाता है, nf1 हो जाता है, nf1 हो जाता है आपका। ये n मस्ट भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए ना, n मस्ट बी व्हाट, पॉजिटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर है तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो 1 में आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन n मस्ट भी इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव, इन जनरल पॉजिटिव इंटीजर यूज करते हैं, f²t, f³t, f⁴nt। अगर n माइनस भी f⁻−2t है या f⁻−2 है तो भी वो नीचे आएगा 1/f²t, तो वो भी वही रिजल्ट देगा जो f² देगा। तो क्या होगा, अगर इंटीजर पावर है तो आपका कितने से अगर n, ये मैं पॉजिटिव इंटीजर के लिए लिख रहा हूं, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय n, एंड इन दैट केस जो निक्वेस्ट सैंपलिंग रेट है क्या हो जाएगा, 2 × हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट। तो अगर इसको ध्यान से देखो तो ये फिर से कितना हो गया, जैसे आप स्केलिंग करते थे तो ओवरऑल सैंपलिंग रेट कितना हो जाता था, स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाता था। अगर स्केलिंग फैक्टर निगेटिव है तो मॉड से मल्टीप्लाई होता था, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से उतने एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाता था। सीधे मैं इसका यूज करूंगा। उसी तरह से अगर आपने पावर ली, कोई इंटीजर पावर ली, यहाँ पे इंटीजर पावर होना चाहिए, दैट इज मस्ट, है ना, इंटीजर पावर है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ f² f³ f10t। n निगेटिव या पॉजिटिव दोनों हो सकता है, तो चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट विल बी मल्टीप्लाई। अगर निगेटिव इंटीजर पावर है तो मॉड n हो जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो n हो जाएगा, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट। और सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी एक तरह से रिक्वायर्ड सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी या मिनिमम सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी विल आल्सो बी मल्टीप्लाइड बाय दैट पावर, मॉड ऑफ दैट पावर, है ना। सिंपली 2f1 ओरिजिनल की थी, n × 2f1 हो जाएगी f⁻nt की। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं दूसरे, तो इसको सीधे क्वेश्चन से देखेंगे, आपका क्लियरली आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो अब क्वेश्चन लेके ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो एग्जाम में गेट के आए हुए हैं क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन, जैसे मैं एक क्वेश्चन सिंपली खुद ही एग्जांपल देता हूं, उसके बाद हम गेट का क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसे मैं कहूं एक सिग्नल ft गिवन है, साइन स्क्वायर 2 इंटू पाई इंटू 1000t प्लस कास पाई इंटू 1000t, ठीक है। एक सिग्नल ft गिवन है, तो अब वो पूछेगा व्हाट शुड बी द सैंपलिंग रेट, मिनिमम सैंपलिंग रेट या निक्वेस्ट सैंपलिंग रेट फॉर सिग्नल गिवन, ft सिग्नल गिवन है, उसका जो मिनिमम सैंपलिंग रेट या निक्वेस्ट सैंपलिंग रेट क्या होना चाहिए। तो मुझे क्या पता करना है, ft का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट f1 पता कर लूं, दैट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2 फॉर निक्वेस्ट सैंपलिंग रेट। तो सिंपल है, देखो यहां पे मैं हमेशा f निकालूंगा, किलो हर्ट्ज है ना। अगर इसका ओमेगा देखोगे तो 1000 पाई आएगा, कितना आएगा 1000 पाई। तो 1000 पाई को 2 पाई से डिवाइड कर दोगे तो यहां से f आ जाएगा कितना, इसमें फ्रीक्वेंसी कंटेंट कितना है 500 हर्ट्ज है। जब कास का आप लेते हो तो दो मिलते हैं पोल्स या दो डेल्टा फंक्शन मिलते हैं आपके, एक ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एम पे, एक ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एम पे, है ना। तो एक 500 हर्ट्ज पे मिलेगा, अगर एफ में लिखूं उसी ओमेगा को तो एफ में लिखोगे तो 500 हर्ट्ज पे एक डेल्टा फंक्शन मिलेगा, एक माइनस 500 हर्ट्ज पे, तो उसमें फ्रीक्वेंसी कंटेंट कितना है 500 हर्ट्ज। इसमें कितना है 2 पाई इंटू 1000, अगर ये डिवाइडेड बाई 2 पाई करोगे तो 2 पाई कैंसिल, 1000 हर्ट्ज है। अगर ये साइन 2 पाई 1000 टी होता तो इसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट 1000 होता, लेकिन जैसे साइन स्क्वायर हुआ, मैंने कहा इंटीजर पावर आएगा तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट भी उतने से मल्टीप्लाई हो जाता है 2। तो इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट निकाल के देखोगे, साइन स्क्वायर को जब cos 2 थीटा में ले जाओगे तो 1 माइनस cos 2 थीटा फॉर्म में, तो यहां से cos 2 थीटा करोगे तो यहाँ 4 पाई आ जाएगा, तो यहां से ये ओमेगा डबल हो जाएगा, ओमेगा डबल हो जाएगा तो एफ डबल हो जाएगा। तो यहाँ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट कितना है 2000। तो जब दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा ओवरऑल हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट, दोनों के स्पेक्ट्रम को ऐड करोगे अगर, तो ओवरऑल हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट क्या होगा ये वाला। तो आपको फ्रीक्वेंसी कंटेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका ओमेगा डोमेन में जाओगे तो ये कहेगा 500 हर्ट्ज में, अगर एफ में जाऊं 500 हर्ट्ज पे दो इंपल्स हैं कास वाला, मैं केवल मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, मुझे फ्रीक्वेंसी से मतलब है, मैग्नीट्यूड से ज्यादा कोई मतलब नहीं। और ये देगा साइन भी 2 इंपल्स देता है, साथ में फेज भी देता है, किस पे देगा ये 2000 हर्ट्ज पे देगा, तो वो देगा कहां पे 2000 हर्ट्ज पे देगा, और उसका रिप्लिका क्या होगा माइनस। तो अब दोनों का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम डोमेन में दोनों ऐड है, ऐड करोगे तो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या आएगा एक 500 हर्ट्ज वाला यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा माइनस 500 वाला, 2000 वाला यहाँ आ जाएगा 2000, यही तो आएगा। दोनों को जब ऐड करोगे तो ये वाले यहाँ जीरो है, ये वाला ऐड होके यहाँ आ जाएगा, यहाँ ये जीरो है तो ये ऐड होके यहाँ। तो ओवरऑल सिग्नल का जो फोरियर रिस्पांस ft का आया, ये आया, इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट, यहाँ से देखो ये तो इसके रिप्लिका होते हैं जो इस साइड होते हैं, 2000 है हर्ट्ज में है ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट, तो इसका निक्वेस्ट सैंपलिंग रेट क्या होगा हाईएस्ट का 2, तो 4000 हर्ट्ज, या इसी को दिया रहेगा 4000 सैंपल्स पर सेकेंड, क्या दिया होगा 4000 सैंपल्स पर सेकेंड। तो जब भी ऐड करते हो, अगर कई सिग्नल आपस में ऐड हैं, तो जिस सिग्नल की f सबसे ज्यादा होगी वही उस ओवरऑल सिग्नल जो एडिशन में है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट होगा। तो ये भी चीज एक याद रख लो, क्या होगा जब भी कई सिग्नल आपस में ऐड हैं, कि एक का फ्रीक्वेंसी कंटेंट f1 है, एक का f2 है, एक का f3 है, तो ओवरऑल हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन होगी f1 f2 f3 में से जो हाईएस्ट होगा वही ओवरऑल हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट बन जाएगा, और उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा निक्वेस्ट सैंपलिंग रेट। जैसे इसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 2000 था, इसका 500, इसी तरह से कोई और आता उसका ओवरऑल फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 1500 होती, तो ओवरऑल की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होती 2500, और 15 में जो सबसे ज्यादा वही हो जाता, ओवरऑल की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 2000 आती, निक्वेस्ट सैंपलिंग रेट 2 × f1 कर देते, सीधे क्या आ जाता आंसर आ जाता। ठीक है, सीधे आपका क्लियरली आंसर आ जाता है। इसमें एक और टाइप का क्या आ सकता है, देखो एक और टाइप में यहां बता देता हूं, तो सीधे फिर गेट के क्वेश्चन करेंगे। जैसे आपने ft एक सिग्नल लिया f1t इंटू f2t, इसको मैं बता देता हूं, इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। आपको अगर आप माइंड अप्लाई करते हैं तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाता है, देख के आप आंसर बता सकते हैं हार्डली आधे 1 मिनट में। ठीक है, f1t इंटू f, अगर मैं कहूं इसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट f1 है, इसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट f2 है, ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा ओवरऑल जो ft है, ओवरऑल जो ft है
उसका नेक्वेस्ट सैंपलिंग रेट क्या होना चाहिए या मिनिमम सैंपलिंग रेट क्या होना चाहिए। तो जब भी देखो मल्टीप्लीकेशन आप करते हो टाइम डोमेन में, देखो एडिशन कैसे होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, वो चीज यहां मैं डिस्कस कर रहा हूं। मल्टीप्लीकेशन आप टाइम डोमेन में करोगे, इसका f1t इस तरह का कुछ है, मान लो ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट ये क्या कह रहा है f1 है, इस तरह का होगा इसका f1 ओमेगा। तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप बाद में इस चीज को जनरलाइज फॉर्म में याद रखना। सिंपली जहां भी आएगा मैं वहां सीधे यूज करूंगा। इसका मान लेता हूं कुछ इस तरह का है, f2 है इसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट और रिप्लिका यहां पे रहता है, ये f2 ओमेगा है। अगर टाइम डोमेन में आप क्या करते हो मल्टीप्लीकेशन, इट रिजल्ट्स इनटू कन्वोल्यूशन इन व्हाट अदर डोमेन या ओमेगा डोमेन। तो इन दोनों को आपको कन्वॉल्व करना है। तो आपको क्या चाहिए, इस ft का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट चाहिए, मतलब इसका अगर f ओमेगा का जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट होगा वही मुझे पता करना है, f के फॉर्म में पता करना है, हर्ट्ज के फॉर्म में करना है ना। इसका भी फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा f ओमेगा, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म इनटू इसका मैंने लिखा तो f1 ओमेगा है, मैं मान रहा हूं ये हर्ट्ज में है, f1 है और ये f2 हर्ट्ज है ना। तो ये f1 आप f भी कर सकते हो या f भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर रेडियन में मैंने निकाला तो बाद में मैं उसको डिवाइड बाई 2 पाई करके हर्ट्ज निकाल लूंगा, है ना। तो उसके लिए वरी करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको बस ध्यान देना यूनिट आप अगर आपने यहाँ ओमेगा के फॉर्म में लिखा होगा तो ओवरऑल हाईएस्ट ओमेगा निकाल लो, उसको बाद में 2 पाई से डिवाइड करके ओवरऑल हाईएस्ट f निकाल लो, सिंपली, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, मल्टीप्लीकेशन जब किया इस डोमेन में, मैंने हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी ली थी, इसी का 2 पाई f1 कर दोगे तो ओमेगा 1 आ जाएगा, 2 पाई f2 कर दोगे तो ओमेगा 2। अब देखो तो ओवरऑल इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ft का फोरियर ट्रांसफॉर्म f ओमेगा क्या होगा, अगर इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म f1 ओमेगा है, इसका f2 ओमेगा है, तो क्या होगा मल्टीप्लीकेशन इन टाइम डोमेन रिजल्ट्स इनटू कन्वोल्यूशन इन अदर डोमेन। मतलब f ओमेगा क्या होगा, कन्वोल्यूशन ऑफ f1 ओमेगा इनटू कन्वोल्यूशन ऑफ f2, कन्वोल्यूशन ऑफ f1 ओमेगा एंड f2 ओमेगा। 1/2 पाई भी आता है। मुझे मैग्नीट्यूड से मतलब ही नहीं, मुझे क्या पता करना है, ओवरऑल हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट ऑफ ft। तो इसलिए मैं मैग्नीट्यूड के बारे में ज्यादा सोच नहीं रहा हूं, अगर एक्चुअल कन्वोल्यूशन करना रहता तो वो सब चीजें मैं लेता। अब देखो इन दोनों का कन्वोल्यूशन होगा रिजल्टेंट f ओमेगा, तो उसी से कन्वोल्यूशन के रिजल्ट से पता चलेगा कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट f ओमेगा की क्या है, उसी से मैं निकालूंगा। अब जब दो चीजों को कन्वॉल्व करते हो, कन्वोल्यूशन आपको पढ़ाया था, राइट मोस्ट इंड क्या होता है, दोनों के राइट मोस्ट इंड का समेशन, लेफ्ट मोस्ट इंड क्या होता है, दोनों के लेफ्ट मोस्ट इंड का समेशन। तो इसका राइट मोस्ट इंड f1, इसका f2, तो f ओमेगा का राइट मोस्ट इंड क्या आ जाएगा, f1 प्लस f2 आ जाएगा कि नहीं, और इसका लेफ्ट मोस्ट इंड माइनस f1 पे, इसका लेफ्ट मोस्ट इंड माइनस f2 पे, दोनों का समेशन कर दोगे क्या आ जाएगा, माइनस f1 प्लस f2 आ जाएगा, माइनस ऑफ f1 प्लस f2। ये किसी नेचर का होगा जो भी कन्वोल्यूशन का रिजल्ट होगा। तो ध्यान से देखो, जो ft का रिजल्टेंट आया फ्रीक्वेंसी डोमेन में f ओमेगा, उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट क्या आई, इसका और इसके समेशन का आया कि नहीं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट इज f1 प्लस f2, तो नेक्वेस्ट सैंपलिंग रेट क्या हो जाएगी 2 इंटू f1 प्लस f2। तो ये ध्यान रखो, अगर दो सिग्नल टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई होते हैं, एक का फ्रीक्वेंसी कंटेंट f1 है हाईएस्ट, एक का f2 है, तो रिजल्ट मल्टीप्लीकेशन इन टाइम डोमेन का जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट होगा वो f1 प्लस f2 होगा, और निक्वेस्ट सैंपलिंग रेट क्या हो जाएगी 2 इंटू f1 प्लस f2। तो अगर टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा डोमेन में ओमेगा, दोनों के ओमेगा क्या हो जाते हैं, आपस में ऐड हो जाते हैं, इसका हाईएस्ट ओमेगा या इसका हाईएस्ट ओमेगा दोनों ऐड हो जाएंगे, या दोनों के हाईएस्ट एफ ऐड हो जाते हैं। तो ओवरऑल हाईएस्ट एफ क्या होता है, इसका हाईएस्ट प्लस इसका हाईएस्ट, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाता है निक्वेस्ट सैंपलिंग रेट। जबकि जब हम एडिशन करते हैं टाइम डोमेन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एडिशन जब करोगे तो ओवरऑल इंडिविजुअलों के जो हाईएस्ट होगी उसमें से जो ओवरऑल हाईएस्ट होगा वही हो जाएगा, एक का 2000 है, एक का 1500 है, एक का 500, तो क्या हो जाएगा आपका 2000, 1500, 500, ओवरऑल हाईएस्ट 2000 आया, ठीक है। जबकि अगर इन्हीं तीनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता, ft इक्वल टू f1t, f2t इंटू ft, एक का 2000 है, एक का 1500, एक का 500, तो ओवरऑल का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट क्या हो जाता है, इन तीनों का एडिशन हो जाता है 2000 प्लस 1500 प्लस 500 कितना हो जाता है 4000, और निक्वेस्ट सैंपलिंग रेट क्या हो जाता है 2 इंटू 4000, 8000 सैंपल्स पर सेकंड आ जाता है। अगर मैं हर्ट्ज में लिया हूं 2000, 1500 और 500 सिंपली। तो एक मल्टीप्लीकेशन का मैंने बता दिया, एक एडिशन का बता दिया, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं आना है। गेट के अब क्वेश्चन देखते हैं जो लो पास फिल्टर से रिलेट करके वो देते हैं, तो उस क्वेश्चन को सीधे डिस्कस करते हैं, उसी से मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। और उन्हीं टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने, उससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता, क्योंकि उतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगर ये सब क्लियर है तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट गेट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच दोनों में आए हुए हैं, तो कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं उन्हीं को लेकर डिस्कस करूंगा और सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। और अभी मैंने जो जो चीज़ें बताई अगर क्लियर हो गई तो सारे क्वेश्चन बहुत ईजिली मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।